हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और गज केसरी बायो क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। फ्लोरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले सेशन में हमने ये बता दिया था कि फ्लावर्स में कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि उसमें पेडिकल होता है, थैलेमस होता है, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, पेरियंथ होता है, एंडोसियम होता है, गाइनीशियम होता है। इन सभी के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। और ये भी बताया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्टमेन, उसको वह जो है किसको प्रदर्शित करता है, माइक्रोस्पोरोफिल को। स्टेमेन माइक्रोस्पोरोफिल को रिप्रेजेंट करता है। एंथर या पोलन सैक जो होता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम को रिप्रेजेंट करता है। पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर को रिप्रेजेंट करता है। और जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी हमने बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, जो भाग होते हैं, कार्पल जो होता है वो मेगास्पोरोफिल को रिप्रेजेंट करता है। ओव्यूल जो होता है वो मेगास्पोरेंजियम को रिप्रेजेंट करता है। एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। और एग फीमेल गैमीट को रिप्रेजेंट करता है। तो इतना हमने पहले सेशन में पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे एंथर का स्ट्रक्चर के बारे में कि एंथर के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। तो एंथर जो होता है वो फर्टाइल पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो फर्टाइल पार्ट है वो एंथर कहलाता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो हमने पढ़ा था, इसमें दो भाग होते हैं। स्टेमेन में दो भाग होते हैं, एक फिलामेंट होता है, दूसरा एंथर होता है। और ये फिलामेंट एंथर आपस में जिस जगह पर जुड़े होते हैं उसे कनेक्टिव कहते हैं। कनेक्टिव की सहायता से एंथर फिलामेंट से जुड़ा रहता है। एंथर जो होता है वो फर्टाइल पार्ट होता है। इस एंथर में दो लोब होते हैं, दो लोब पाए जाते हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टिव की सहायता से जुड़े रहते हैं। कनेक्टिव क्या होता है, वैस्कुलर स्टैंड होता है जिसमें ब्लड वेसल्स, जिसमें वेसल्स जाती हैं, जैसे भोजन पानी उसमें जा सके, वेसल्स जाती हैं। तो एंथर जो होता है वो का एक लोब एंथर का, ये दूसरा लोब एंथर का, ये दोनों लोब जो एंथर के हैं बीच में कनेक्टिव की सहायता से जुड़े रहते हैं। कनेक्टिव में वैस्कुलर लाइनिंग्स होती हैं, वैस्कुलर स्टैंड्स होते हैं, इसलिए इसे वैस्कुलर स्टैंड भी इसमें पाए जाते हैं। किसमें, कनेक्टिव में पाए जाते हैं वैस्कुलर स्टैंड। दो लोब हो गए, एक इधर वाला लोब हो गया, एक ये वाला लोब हो गया, दो लोब हो गए। दोनों लोब्स आपस में जुड़े हुए हैं कनेक्टिव की सहायता से। प्रत्येक लोब में, चाहे दायां हो चाहे बायां, प्रत्येक लोब में दो दो पोलन सैक होते हैं। एक पोलन सैक ये रहा, एक पोलन सैक ये रहा। ऐसे इसमें एक पोलन सैक ये रहा और एक पोलन सैक ये रहा। तो दो दो पोलन सैक होते हैं, प्रत्येक लोब में होते हैं। और पोलन सैक को दूसरा नाम जो होता है माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, जो हमने कल पिछले सेशन में आपको बताया था कि पोलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो दो पालियाँ होती हैं, दो लोब्स होते हैं, दो लोब्स में दो दो पोलन सैक होते हैं। इस प्रकार पूरे एंथर में 4 पोलन सैक हो गए, 1 2 3 4, 4 पोलन सैक हो गए पूरे एंथर में। इसलिए 4 पोलन सैक होने की वजह से, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होने की वजह से एंथर को हम क्या कहते हैं, टेट्रा स्पोरोजेनेट। इसलिए एंथर टेट्रा स्पोरोजेनेट कहलाता है, क्योंकि इसमें टेट्रा मतलब 4 और स्पोरोजेनेट मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, इसलिए इसको टेट्रा स्पोरेंजिएट भी कहते हैं। टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। पोलन सैक डेवलप हाइपोडर्मली फ्रॉम आर्की स्पोरियल सेल्स। मतलब पोलन सैक जो होता है, प्रत्येक पोलन सैक, ये वाला पोलन सैक हो, ये वाला पोलन सैक, प्रत्येक पोलन सैक जो है वो हाइपोडर्मली डेवलप्ड होता है। किससे, आर्की स्पोरियल सेल से। तो आर्की स्पोरियल सेल सबसे बाहर की तरफ जो होते हैं वो एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे आर्की स्पोरियल सेल्स होते हैं। उन आर्की स्पोरियल सेल्स के पेरिक्लाइनल डिवीजन के कारण
आर्की स्पोरिल सेल्स के पेरिक्लाइनल डिवीजन के कारण कई लेयर बन जाती हैं और पोलन सैक का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक पोलन सैक में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं। प्रत्येक पोलन सैक में जो सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होता है, उसके नीचे जो लेयर बनती है आर्कीस्पोरेंजियल सेल्स के पेरिक्लाइनल डिवीजन के कारण जो सेल्स बनती हैं, तो वो बाहर वाली जो लेयर बनती हैं उन्हें एंडोथीसियम लेयर कहते हैं, जो 103 तक होती हैं, एक लेयर से 3 लेयर तक होती हैं। अंदर वाली जो लेयर बनती है वो एक ही लेयर बनती है। इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन के कारण अंदर की तरफ लेयर बनती हैं, कुछ बाहर की तरफ लेयर बनती हैं। जो बाहर की तरफ बनती हैं वो 3 लेयर बनती हैं, एंडोथीसियम कहलाती हैं, 1 से लेकर 3 तक हो सकती हैं। और अंदर वाली जो लेयर होती है वो एक ही लेयर होती है, उसको टैपिटम कहते हैं। एक ही लेयर होती है, टैपिटम कहलाती है। ये टैपिटम कई सारी कोशिकाओं को घेरे रहती है। इन कोशिकाओं को जिनको ये घेरे रहती है उनको स्पोरोजिनस सेल्स कहती हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। 2 नाम है इसके, स्पोरोजिनस सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। स्पोरोजिनस सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे स्पोर बनते हैं आगे चलकर। माइक्रोस्पोर मदर सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे आगे चलकर माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, का विकास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो स्पोरेंजियम जो है बीजाणुधानी या स्पोरेंजियम टैपिटम की बाहर की ओर की दीवार होती, स्पोरेंजियम की दीवार होती है। अच्छा, तो ये पूरे जो कई लेयर होती हैं, 3 से 4 लेयर होती हैं, ये सारी लेयर क्या कहलाती हैं? स्पोरेंजियम की वाल कहलाती हैं। स्पोरेंजियम की वाल, स्पोरेंजियम मतलब बीजाणुधानी, स्पोरेंजियम की वाल कहलाती हैं। और और जो टैपिटम के अंदर जो होती हैं वो स्पोर मदर सेल्स होती हैं। स्पोर मदर सेल्स से क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं, और या फिर दूसरा नाम इनका क्या है? पोलन सैक बनते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनते हैं या पोलन सैक बनते हैं। इस प्रोसेस को, जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल से एमएमसी से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या कहते हैं शॉर्ट में? एमएमसी। एमएमसी से माइक्रोस्पोर बनना, पोलन ग्रेन्स की बनने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कौन सी क्रिया कहलाती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कहलाती है। कौन सी प्रोसेस हो गई? माइक्रोस्पोर मदर सेल से एमएमसी से माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस। टैपिटम जो होता है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के बाहर की तरफ लेयर होती है, एक ही लेयर होती है टैपिटम। इसके भी 2 काम होते हैं। टैपिटम का पहला काम तो होता है नरिशमेंट करना। किस किस को नरिशमेंट करता है? किस किस को पोषण देता है? 2 चीज़ों को पोषण देता है ये। एक तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को जो डेवलपिंग कर रही हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डेवलप कर रही हैं और डेवलप करके आगे मियोसिस द्वारा माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएंगी, वो माइक्रोस्पोर बनाएंगी। तो जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं उनको नरिशमेंट करने का काम करती हैं। पोलन ग्रेन्स, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स हैं उनको नरिशमेंट करने का काम कौन करते हैं? पोलन टैपिटम की लेयर्स करती हैं। एक और काम होता है सिक्रीशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन और एंजाइम का जो सिक्रीशन है वो भी टैपिटम की लेयर्स के द्वारा ही होता है। तो इस बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपरों में भी आता है ये कि टैपिटम का क्या काम होता है। तो टैपिटम का जो काम होता है नरिशमेंट करना होता है। किनको नरिशमेंट करना होता है? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल का और डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को डेवलप वो करती हैं, नरिशमेंट करती हैं, और माइक्रोस्पोर मदर सेल को नरिशमेंट करती हैं। दूसरा जो काम होता है वो सिक्रीशन का होता है। सिक्रीशन किसका सिक्रीशन होता है? एंजाइम का और हार्मोन का। एंजाइम और हार्मोन 2 चीज़ों का ये सिक्रीशन करती हैं और नरिशमेंट करती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल का, पोलन ग्रेन्स का। ये इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई, इम्पोर्टेंट बात हो गई जो पेपर में आती हैं। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि जो एपिडर्मिस है वो कैसी होती है। सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस। ये केवल 1 लेयर्ड होती है, सिंगल सेल्ड होती है। इसमें सिंगल सेल लेयर ही होती है।
एक ही लेयर होती है, मतलब सिंगल सेल लेयर, मतलब एक ही लेयर की बनी होती है। और सदैव कैसी होती है, हमेशा कैसी होती है, एंटीक्लाइनल विभाजन होता है इसमें, हमेशा कैसा होता है, एंटीक्लाइनल विभाजन, एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है। तो पहली बात कि एपिडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है और इसमें केवल एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है। दूसरी जो लेयर जो होती है, इसके अंदर वाली जो लेयर होती है उसे कहते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की लेयर होती है, ये भी एक कोशिकीय होती है, एक कोशिकीय अर्थात एक ही कोशिका से मिलकर बनी होती है एक, परंतु ये कोशिकाएं बड़ी होती हैं और रेडियली इलोंगेटेड होती हैं। बड़ी किससे होती हैं, एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस से थोड़ी बड़ी होती हैं और रेडियली इलोंगेटेड। रेडियली इलोंगेटेड मतलब इस तरह से लंबाई में होती हैं, इस तरह से रेडियस की तरह रेडियली इलोंगेटेड होती हैं। और जहाँ पर परागकोश फटता है उस वाले स्थान को कहते हैं स्टोमियम। जहाँ से परागकोश फटता है उस वाले स्थान को स्टोमियम कहते हैं। ये जो एंडोथीसियम की लेयर है यहाँ पर तो मोटी होती हैं, कई लेयर होती हैं, 1 से 4 लेयर तक होती हैं, लेकिन इस वाली जगह पर बहुत पतली होती है, अर्थात एक ही लेयर की होती है स्टोमियम वाले स्थान पर, जहाँ से इसे फटता है, डिहाइसेंस होता है इसका। पॉलिन से एंथर का डिहाइसेंस जिस जगह से होता है उसे स्टोमियम की स्थान कहते हैं। स्टोमियम पे एंडोथीसियम की लेयर बहुत पतली होती है और बाकी स्थानों पे एंडोथीसियम की लेयर मोटी होती है, मतलब कई लेयर होती हैं। मिडिल लेयर्स के बारे में, मिडिल लेयर, हाँ ये रही मिडिल लेयर तो ही। मिडिल लेयर इसमें 3 से 5 तक वर्गाकार कोशिकाओं की परतें होती हैं। ये मिडिल लेयर है अंदर वाली। मिडिल लेयर जो होती हैं 3 से लेकर 5, 3 लेयर भी हो सकती हैं और 5 लेयर भी हो सकती हैं, 5 लेयर भी हो सकती हैं। वर्गाकार कोशिकाएँ होती हैं, कोशिकाओं की परतें होती हैं। ये एंडोथीसियम के भीतर की तरफ होती हैं। एंडोथीसियम बाहर की तरफ होता है, उससे भीतर वाली जो लेयर होती हैं वो सारी सारी मिडिल लेयर कहलाती हैं, अंदर की तरफ होती हैं, वर्गाकार होती हैं। इससे मिडिल लेयर्स के नीचे जो होती हैं अंदर की तरफ जो लेयर होती है वो टैपिटम लेयर होती है। मध्य परतों के बाद ये आती है, इन्हें हम माइक्रोस्कोप मदर सेल्स से सटी हुई परत भी कह सकते हैं। टैपिटम लेयर को हम क्या कह सकते हैं, माइक्रोस्कोप मदर सेल्स से सटी हुई लेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके ठीक अंदर माइक्रोस्कोप मदर सेल्स होती हैं जिनसे ये सटी रहती है। मिडिल लेयर के ठीक अंदर की तरफ, मिडिल लेयर से अंदर की तरफ और माइक्रोस्कोप मदर सेल्स से लगी हुई जो होती हैं वो कोशिकाएँ, सेल लेयर्स जो होती है वो टैपिटम लेयर कहलाती है। तो इनके 2 काम होते हैं, एक तो अमीबीय अमीबॉइडल होती हैं जी, प्लाज्मोडियल होते हैं अमीबीय, और ग्रंथियल सिक्रेटरी इनका फंक्शन होता है। पॉलिन सेक्स, पॉलिन चैम्बर्स, ये इसके बारे में और बता देते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से जो बनती हैं वो कहाँ बनती हैं, इसी स्थान पर बनती हैं, स्पोरेंजियस सेल्स में बनती हैं। स्पोरेंजियस में डिवीजन होता है और स्पोरेंजियस डिवीजन से माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बन जाती हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस की क्रिया द्वारा माइक्रोस्पोर का निर्माण या पोलन ग्रेन्स का निर्माण करती हैं। आज बस इतना ही। और नेक्स्ट इसके बारे में जो जनन है, कितने प्रकार का जनन होता है, क्या है आगे इसमें, रेखियल लीनियर माइक्रोस्पोरेंजियोजेनेसिस में लीनियर टाइप का होता है, आइसोबाइलेटर का होता है, टी शेप्ड होता है और टेट्राहेड्रल होता है। मतलब जो पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं उनके 4 सेल्स के बने होते हैं और ये 4 सेल्स अलग अलग अरेंजमेंट होता है इनका। अगर ये लीनियर में एक लाइन से लगे हुए हैं तो वो लीनियर कहलाते हैं। आइसोबाइलेटरल भी होता है इसमें, और क्रॉसेस डेकुसेट भी होता है, टी शेप्ड होता है और टेट्राहेड्रल होता है। खैर इन सब के बारे में हम अगले नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे। आज का अगर आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारा चैनल। और इस चैनल हमारे टेलीग्राम पर भी चैनल है, टेलीग्राम पर भी गजकेसरी बायो क्लासेस के नाम से ही है चैनल का नाम, गजकेसरी बायो क्लासेस है टेलीग्राम पर, और इस पर यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर नितिन वर्मा के नाम से है।
डॉक्टर नितिन वर्मा के नाम से है एक तो, ये हो गया डॉक्टर नितिन वर्मा के यूट्यूब चैनल पर, ये यूट्यूब चैनल है, और टेलीग्राम पर गज कृषि बायो क्लासेस के नाम से है। इसे गज कृषि बायो क्लासेस नाम से टेलीग्राम पर भी इसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसमें जो भी हम कुछ पढ़ाते हैं उसके PDF उसमें डालते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू। आपका नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।